नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में। मैं हूं अजय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जनित एकेडमिक क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं परासरण दाब और परासरण दाब से संबंधित नियमों के बारे में। तो ये सेशन आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का जो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, ये हमें जानना है। जब हमने पिछले वीडियो में कल की क्लास में परासरण के बारे में पढ़ा है तो परासरण में हमने बताया कि हमारे विलायक के कण का किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना, यह कहलाता है परासरण। जब परासरण की क्रिया होती है तो हमारा विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली पर दबाव आरोपित करता है। तो उसे अर्ध पारगम्य झिल्ली से या तो बाहर निकलना है या तो अर्ध पारगम्य झिल्ली के अंदर प्रवेश करना है। इन दोनों ही क्रियाओं में वो अर्ध पारगम्य झिल्ली पर दाब आरोपित करता है। अब सवाल ये है कि इस दाब को हम जानेंगे कैसे कि कितना दाब आरोपित हो रहा है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि हमारे घर में एक टंकी लगी है। किसी कारणवश इस टंकी का अगला सिरा टूट गया और इससे पानी निकलना शुरू हो गया। ये पानी प्रेशर के साथ निकलेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो पानी निकल रहा है ये पानी कितना दाब आरोपित कर रहा है। अब इसके दाब की कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर बल लगाकर इस पानी के बहाव को रोकने का प्रयास करेंगे और पानी के बहाव को रोकने के लिए हम जितना दाब आरोपित करेंगे पानी हमारे ऊपर उतना ही दाब आरोपित कर रहा होगा। नियम है फिर इसका क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। तो सेम कुछ इसी प्रकार से हमें हमारे परासरण दाब की डेफिनेशन दी। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली में भरा हुआ विलायक है। इस विलायक से परासरण की क्रिया हो रही है। अब हम क्या करें कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए दाब आरोपित, तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हम जो दाब आरोपित कर रहे होंगे वही दाब हमारे परासरण दाब के बराबर होगा। मतलब परासरण दाब है क्या, तो देखा जाए कि परासरण दाब हमारा है क्या। परासरण दाब को डिफाइन करें तो किसी विलयन का परासरण दाब वह बाह्य दाब है जो किसी विलयन पर आरोपित करने से विलेय तथा विलायक की अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रहने के बाद भी परासरण की क्रिया को रोक देता है। मतलब जो परासरण दाब है वो हमारे विलयन पर आरोपित वो दाब है जो हमारे परासरण की क्रिया को क्या कर देगा, रोक देगा। ये है हमारा
ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक है हमारा परासरण दाब के नियम। अब देखा जाए कि भाई परासरण दाब के नियम क्या है, तो हमारे परासरण दाब के दो नियम हैं। एक है बायल वांट हाफ नियम और दूसरा नियम है हमारा चार्ल्स वांट हाफ नियम। अब देखते हैं कि बायल वांट हाफ नियम क्या है और चार्ल्स वांट हाफ नियम क्या है। हमारा जो भी विलयन होगा, इस विलयन की हमारे पास तीन भौतिक अवस्थाएं होंगी। ये तीनों भौतिक अवस्थाएं हैं ताप, दाब और सांद्रता। तापती, तापती, दाबती और सांद्रता C। इसमें से हमें दाब की तो कैलकुलेशन ही करनी है, दोनों नियमों। अब जो शेष बची हुई राशियां हैं ताप और सांद्रता, इन्हें हम बारी बारी से कांस्टेंट करेंगे। पहले नियम में हम ताप को कांस्टेंट करेंगे तो दाब और सांद्रता में रिलेशन बताएंगे, और दूसरे नियम में हम सांद्रता को कांस्टेंट करेंगे तो दाब और ताप में रिलेशन बताएंगे। कंफर्म है कि हमारे पास हमारे विलयन की तीन भौतिक अवस्थाएं होंगी, एक ताप, दाब और सांद्रता। इसमें से दाब तो हमें कैलकुलेट करना है, बची दो अवस्थाएं ताप और सांद्रता। दोनों नियमों में बारी बारी से हम एक को कांस्टेंट करेंगे और बाकी दोनों का रिलेशन बताएंगे। पहले नियम में हम ताप को कांस्टेंट करेंगे तो दाब और सांद्रता का रिलेशन बताएंगे, और दूसरे नियम में हम सांद्रता को कांस्टेंट करेंगे तो दाब और ताप का रिलेशन बताएंगे। तो देखा जाए कि हमारा बायल वांट हाफ का नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब कैपिटल P, विलयन की सांद्रता कैपिटल C के अनुक्रमानुपाती होता है। अब क्यों अनुक्रमानुपाती है? सांद्रता यह बताती है कि हमारे विलयन के एकांक आयतन में कितना विलय उपस्थित है। विलय जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा दाब आरोपित होगा, और विलय जितना कम होगा उतना कम दाब आरोपित होगा। तो यहां हमारे परासरण दाब की मात्रा हमारे विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती है। मतलब इसे अगर हम मैथमेटिकल रूप में लिखें तो P इज प्रपोजनल टू C, या फिर इस प्रपोजनल के साइन को हटाएं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो P इज इक्वल टू K इंटू T। इसे थोड़ा बदल भी सकते हैं, K इंटू C। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि चूंकि सांद्रता बराबर मोलरता के पदों में मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता सब हमारे सांद्रता को प्रदर्शित करती है। तो सांद्रता बराबर है विलय के मोलों की संख्या n और बटे में विलयन का आयतन भी। तो अगर हम C की वैल्यू रख दें
तो P इज इक्वल टू मिलता है K इंटू एन अपान मिलेगा। अब हम n की वैल्यू को 1 लेके चलते हैं कि यदि विलेय का 1 मोल कैपिटल भी आयतन में उपस्थित हो तो n का मान तो हमने 1 कर दिया, तो हमें मिलेगा P बराबर K इंटू 1 अपान भी या PV इज इक्वल टू K। ये हमारे बायल-वार्नहाफ का नियम है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नियम है हमारा चार्ल्स-वार्नहाफ नियम। अभी हमने कहा भी कि दूसरे नियम में हमें सांद्रता को नियत करना है। सांद्रता को नियत करके हमारे दाब और टेम्परेचर में रिलेशन बताना है। हम पहले से भी गैसीय नियमों में भी पढ़ते आए हैं कि जो हमारा दाब होता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, मतलब दाब हमेशा ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी बात को हमारा ये नियम कहता भी है। ये नियम कहता है कि नियत सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन के परम ताप कैपिटल T के समानुपाती होता है। मतलब T इज प्रोपोर्शनल टू T और समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट के हम पहले लगा चुके हैं, तो यहां पर हम कांस्टेंट लगाते हैं K डैश। तो P बराबर क्या मिलता है, K डैश T। तो ये है हमारा परासरण दाब और परासरण दाब से संबंधित नियम। अब इस पाठ में जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारा वार्नहाफ का विलयन समीकरण। वार्नहाफ का विलयन समीकरण, ये विलयन समीकरण है क्या? तो वार्नहाफ ने अभी जो परासरण दाब से संबंधित दोनों नियम दिए, वार्नहाफ का बायल-वार्नहाफ नियम और चार्ल्स-वार्नहाफ नियम, ये दोनों ही नियमों का कंबाइंड रूप। जैसे हमने जब आदर्श गैस समीकरण पढ़ा था तो हमने बायल और चार्ल्स के नियमों का एक कंबाइंड फॉर्म निकाला, उसे हम कहते थे आदर्श गैस समीकरण। सेम वही काम यहां पर किया है इन्होंने बायल-वार्नहाफ नियम और चार्ल्स-वार्नहाफ नियमों को कंबाइन किया है और दोनों नियमों का जो कंबाइंड फॉर्म मिला है उसे हम बोल रहे हैं हमारे वार्नहाफ का विलयन समीकरण। अब देखें कि वार्नहाफ का विलयन समीकरण है क्या। पहले हम चलते हैं तो बायल-वार्नहाफ नियम से। बायल-वार्नहाफ नियम से हमने पढ़ा था कि T इज प्रोपोर्शनल टू C, मतलब नियत ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती। और फिर चार्ल्स-वार्नहाफ नियम से हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा P इज प्रोपोर्शनल टू T, मतलब नियत सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती। दोनों को कंबाइन करें तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमें मिलता है P इज प्रोपोर्शनल टू CT और समानुपाती का चिन्ह हम जब भी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। यहां पर कांस्टेंट हम लगाते हैं S, जहां S क्या है, जहां S
विलियम स्थिरांक। एस क्या है भाई? विलियम स्थिरांक। ये तो हमारे वान हाफ विलियम समीकरण का मुख्य रूप है। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं इसे। तो हमने पढ़ा है कि सांद्रता C बराबर विलेय के मोलों की संख्या n बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कैपिटल V। मतलब अगर हम वैल्यू रख दे C की तो P बराबर हो जाता है N/V इंटू HT, या फिर PV इज इक्वल टू NHT। ये हमारे वान हाफ के विलियन समीकरण का मुख्य रूप है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तो चलिए चलते हैं अब हमारे अगले टॉपिक पे। जो हमारा अगला टॉपिक है हमारा समपराशरी विलयन। उसके बाद हम पढ़ेंगे अति पराशरी और अल्प पराशरी विलयनों के बारे में। यहां पर चाहे हम बात करें समपराशरी विलयन की, चाहे अति पराशरी और अल्प पराशरी विलयन की, यहां पर हम दो अलग अलग विलयनों का कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर हमने दो अलग अलग विलयन लिए हैं तो इन दोनों विलयनों में परासरण दाब बराबर है या फिर कम और अधिक है। मान लीजिए कि दो विलयन है हमारे पास, दोनों विलयन में मान लीजिए एक विलयन हमारा E और दूसरा विलयन B। हो सकता है कि दोनों परासरण दाब बराबर रखते, या फिर हो सकता है कि A B से ज्यादा परासरण दाब रखे, या फिर B A से ज्यादा परासरण दाब रखे। ये तीन कंडीशन हो सकती है हमारे पास। अगर ये परासरण दाब समान रखते हैं तो इन विलयनों को हम कहते हैं समपराशरी विलयन। लेकिन अगर इनमें से एक विलयन ने परासरण दाब अधिक रखा है और दूसरे ने कम रखा है, तो जिसका परासरण दाब अधिक है वो है अति पराशरी और जिसका परासरण दाब कम है वो है अल्प पराशरी। मतलब यहां पर हम दो अलग अलग विलयनों के परासरण दाबों की तुलना कर रहे हैं कि इनके परासरण दाब बराबर हैं या फिर किसी का परासरण दाब कम और किसी का परासरण दाब अधिक है। यहां पर हमें केवल परासरण दाबों की कंपैरिजन करनी है। तो आइए देखते हैं हमारे विलयनों के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हमारे समपराशरी विलयन के बारे में कि समपराशरी विलयन है क्या। तो ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब का समान परासरण दाब रखते हैं, उन्हें हम समपराशरी विलयन कहते हैं। मतलब अगर ताप बराबर है तो दाब भी क्या होंगे? बराबर होंगे। हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि P बराबर होता है CH+। अभी पढ़ के आ रहे हैं ना हमारे विलयन का वान हाफ समीकरण। ये कहता क्या है कि P इज इक्वल टू CH+। अब P इज इक्वल टू CH+ से अगर हम दो अलग अलग विलयनों के लिए चले तो P1 बराबर मिलेगा C1H+, और P2 बराबर हो जाएगा C2H+। और
हमसे पहले ही कहा है कि P1 किसके बराबर है, P2 के बराबर है। अगर हम P1 और P2 को बराबर कर दें तो मिलेगा C1S T1 बराबर C2S T2 मिलेगा। और हमने कहा है कि T1 T2 के बराबर है। अगर T1 T2 के बराबर है तो दोनों समान राशियां हैं, कैंसिल होंगी, S से S कैंसिल होगा, तो C1 बराबर क्या मिलता है, C2। मतलब अगर हमारे पास समपराशरी विलयन है तो समपराशरी विलयनों के लिए इन विलयनों की सांद्रताएं भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है कि समपराशरी विलयनों की समान ताप पर सांद्रताएं समान होती। एक चीज और कि अगर हम हमारे दो समपराशरी विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग अलग करके रख दें तो हमारे विलायक का प्रवाह होता नहीं। विलायक का प्रवाह होने के लिए जरूरी है कि हमारे जो दोनों विलयन हैं इन दोनों विलयनों की सांद्रताओं में डिफरेंस है। क्योंकि हमने परिभाषा भी पढ़ी है ना कि हमारा जो विलायक का अणु है ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करता है, लेकिन यहां पर जब सांद्रताएं बराबर हो चुकी हैं तो हमारे विलायक का अणु गति नहीं करेगा। मतलब समपराशरी विलयन अगर हम लेंगे तो विलायक के अणु गति नहीं करेंगे। अब बात की जाए अति पराशरी और अल्प पराशरी विलयन के बारे में, तो ये ऐसे दो विलयन हैं जिनमें से एक का पराशर दाब अधिक है और दूसरे का पराशर दाब कम है। मतलब अगर हम दो विलयन लेकर चल रहे हैं, इन दोनों विलयनों में से जिस विलयन का पराशर दाब अधिक है वो हमारा अति पराशरी विलयन और जिसका पराशर दाब कम है वो हमारा क्या है, अल्प पराशरी विलयन। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। कि ऐसे दो विलयन जिनमें से तो चलिए अब देखते हैं कि अति पराशरी और अल्प पराशरी विलयन है क्या। तो समान ताप पर हमने दो विलयन लिए हैं, तो समान ताप पर दो विलयनों में से अधिक परासरण दाब रखने वाले विलयन को, तो हमने कहा ना कि जो अधिक परासरण दाब रखेगा वो क्या है, अति पराशरी विलयन। विलयन को अति पराशरी विलयन तथा कम परासरण दाब रखने वाले विलयन को अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। अब ये विलयनों के परासरणता बराबर नहीं है तो सांद्रताएं भी बराबर नहीं होंगी। मतलब इन्हें हम अगर अलग अलग रखते हैं तो अलग अलग रखने पर हमारे विलायक के अणु की गति होगी, लेकिन जानना यह है कि किधर से किधर होगी। तो भाई एक का परासरण दाब कम है
और हमारा परासरण दाब डिपेंड करता है सांद्रता पर। तो जिसका परासरण दाब कम है उसकी सांद्रता भी क्या है, कम है। जिसका परासरण दाब ज्यादा है, अधिक है, उसकी सांद्रता भी क्या है, अधिक है। और विलायक के अणु गति किधर करते हैं परासरण की क्रिया में, हमारे कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ। मतलब अगर हमने अल्प परासरी और अति परासरी विलयनों को अलग अलग रखा हुआ है तो विलायक का अणु अल्प परासरी विलयन से अति परासरी विलयन की ओर गति करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है कि यदि अल्प परासरी विलयन को अति परासरी विलयन से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाए तो विलायक के अणु अल्प परासरी विलयन से अति परासरी विलयन की ओर गति करते। तो साथियों ये है हमारा परासरण दाब, परासरण दाब से संबंधित नियम, सम परासरी विलयन, अति परासरी और अल्प परासरी विलयन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।